Hello student, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So बच्चों, in this session we are going to discuss about quantum numbers. That is the most important one. Generally all are finding this topic is very difficult, but I will make it very simple and very easy for you. So let us start, my dear students, with a quantum number. But before that, let's do certain recap as we are always doing. पहले का जो लेक्चर का था वो कुछ पढ़ लेते हैं. पहले लेक्चर में हमने क्या देखा भाई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखा था. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोर के मॉडल के साथ मैच नहीं हो रहा था. वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है. क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी, संभावना बताता है कि कहाँ पे होगा. ठीक है. एंड वो प्रोबेबिलिटी कौन बताता है? साई स्क्वायर. ओके, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बट साई स्क्वायर का होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है. ओके, इट मीन्स पता चल गई. अभी हमने दो टर्मिनोलॉजी नई पढ़ी थी. एक पढ़ा था ऑर्बिटल. ऑर्बिटल किसे कहते थे? कि एरिया अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इज कंसिडर एज व्हाट? ऑर्बिटल. तो उसको पहले एक बार समझा देता हूं. मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है. अभी उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. अभी इलेक्ट्रॉन तो कैसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा. क्लियर? तो वो यहाँ पे भी बाहर जाके भी आया, इधर भी बाहर जाके आया, तो इधर घूम रहा है. इन शॉर्ट आप एक देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो एरिया बना आपका, मैं आपको पर्टिकुलरली दिखा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलरली आपका एरिया बना कि ये पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं. क्लियर? बहुत ही सिंपल समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझ लेना. इसे क्या कहते हैं? हम ऑर्बिटल कहते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है. अभी जैसे जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन हमने सॉल्व किया, ओके, उससे हमें क्वांटम नंबर्स मिले. क्या मिला? क्वांटम नंबर. एंड क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में सब इंफॉर्मेशन देता है. कि कैसी कैसी इंफॉर्मेशन सर? ठीक है, ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, ऑर्बिटल कौन से साइज की होगी, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर से मिलती है. एंड क्वांटम नंबर कहाँ से मिला? हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें क्वांटम नंबर्स मिले. एंड क्वांटम नंबर विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल. इट मीन्स अबाउट द शेप, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. क्लियर? ओके. Actually orbital is what? Probability of finding electron. So this quantum number will give us the particular address of electron. It means where actually electron is situated. Electron actually है कहाँ? Okay, it means एक example देता हूँ. अगर आपको आपके घर पे कोई डिलीवरी आने वाली है, जैसे अमेज़ॉन से या तो फ्लिपकार्ट से या तो कहीं से भी, तो आप अपना एड्रेस देते हो उनको. एंड पर्टिकुलर आपके ही एड्रेस पे वो डिलीवर होता है, क्योंकि हर एक का एड्रेस फिक्स होता है. ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, भले एटम के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है बच्चों? फिक्स होता है. ठीक है. तो वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें कौन बताता है? तो वो हमें क्वांटम नंबर बताता है. ठीक है. आइए उसको और डिटेल में समझते हैं. ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी हमें कौन देगा? तो क्वांटम नंबर देगा, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस. मान लो इलेक्ट्रॉन एक फ्लैट में रहता है. ओके, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? एक फ्लैट में रहता है. ठीक है. अभी फ्लैट में मान लो, समझ लेना, बहुत रूटीन लाइफ एग्जांपल से आपको डिटेल में लेके जाऊंगा. क्लियर? टोटल 5 फ्लोर है. ओके, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, इधर बना दो, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर. ऐसे 5 फ्लोर है. ठीक है. ओके, फिर अगर हमें कोई एड्रेस देना है तो हम क्या लिखेंगे? कि भाई हमें सेकेंड फ्लोर पर रह रहे हैं. सेकेंड फ्लोर पे भी अभी 4 पार्ट है, जैसे ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है. सेकेंड फ्लोर पे भी अभी ब्लॉक में से भी पर्टिकुलरली कहाँ? तो कि ए ब्लॉक में रह रहे हैं. एंड ए ब्लॉक में भी 2 रूम है, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो उसमें से कौन से रूम में रह रहे हो ये हम एड्रेस में बताना पड़ता है. ठीक है. और दूसरा एग्जांपल बताओ कि अगर आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना हो तो पहले आप क्या लिखते हो? इंडिया लिखते हो. फिर आप क्या लिखोगे? अपना स्टेट लिखोगे, जैसे आपने लिख लिया गुजरात. फिर आप उसमें अपना सिटी लिखोगे अहमदाबाद. एंड फिर आप उसमें अपना क्या लिखोगे?
पर्टिकुलर अहमदाबाद के अंदर आप कौन से मोहल्ले में रह रहे हो या तो कहाँ पे रह रहे हो, जैसे मान लो आप रह रहे हो आंबावड़ी, क्लियर, तो इफ़ यू आर स्टेइंग एट आंबावड़ी so you will write आंबावड़ी. So this all information about electron also we can obtain on the base of quantum number. So there are 4 sets of quantum number n, l, m and s. So this 4 quantum number actually give us each and every information about orbital and electron. तो ये इंडिया जो हमने बताया वो n को कंसीडर कर लो, उसके साथ रिलेट कर दो. l जो है वो हमारा गुजरात है, m हमें क्या बताएगा अहमदाबाद के बारे में, एंड s क्या बताएगा हमें आंबावड़ी के बारे में पर्टिकुलरली. क्लियर? ओके, आइए तो बहुत डिटेल में जाके देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वांटम नंबर एंड दैट फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली माय डियर स्टूडेंट. क्लियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, it is denoted by small n sign. It is denoted by small n sign. So what is principal quantum number? So it was proposed by the Bohr. बोर साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो एक्चुअली है क्या, मैं आपको समझाता हूँ. ये जो है हमारा न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ऐसे कुछ भी तरीके से ऐसे घूम रहा है. ठीक है, तो अभी ये जो पर्टिकुलर घूम रहा है आप उसकी एक बाउंड्री बना दो. अगर आप उसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री बना रहे हो कि कितने रीजियन में ये घूम रहा है, तो एक पर्टिकुलर ये रीजियन बन जाएगा. तो कि भाई ये पर्टिकुलर रीजियन के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसे उसका शेल कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? शेल. और उसका दूसरा नाम है ऑर्बिट. तो बोर ने हमें इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया. ऑर्बिट तो ऑलरेडी उसने बताया था. ओके, क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है. इसे हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके, समझ में आ गया बच्चों? बहुत ध्यान से समझ लेना. तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिट या शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. शेल मीन्स आपने देखा होगा एग शेल होता है. पूरा एग का जो भी होता है पार्ट उसके अंदर होता है. तो एग शेल, ऐसे एक शेल होता है ऑर्बिटल के आजू बाजू, पूरा ऑर्बिटल उसके अंदर होता है. क्लियर? ओके, अभी उसने उसको ऑर्बिट नाम दिया बोर ने. उसने बताया ही था, हमने बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था n1 2 3 4. तो n1 को उन्होंने k शेल नाम दिया, 2 को l दिया, 3 को m एंड 4 को n शेल, 5 को o शेल, ऐसे नाम दिया. आपको पता है. क्लियर? ओके, इट मीन्स उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखे बच्चों तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, अभी एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे कुछ भी तरीके, वो तो वेव है तो वो वेव तो कैसे भी घूम सकता है. क्लियर? तो वो तो इधर जाके आया, इधर घूमा, इधर भी जाके आया. ओके, तो ये एक पर्टिकुलरली एक क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया. अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू इधर घूम रहा है. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? उसका सेकेंड शेल बन जाएगा. क्लियर? तो वो एल शेल हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये हो गया हमारा न्यूक्लियस. उसके आजू बाजू क्या होता है कि ऑर्बिट होता है, जिसे शेल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं. ओके, समझ लेना, ऐसे पूरा मैं नहीं बना. तो ये क्या हो गया? फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल. फर्स्ट शेल को हम क्या कहेंगे? के कहेंगे. सेकेंड को एल कहेंगे, थर्ड को एम कहेंगे एंड फोर्थ शेल को एन कहेंगे. इज इट क्लियर? ओके बच्चों? ओके, तो समझ में आ गया. ये हमें ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शेल हमें बताता है. ठीक है, ऑल्सो इट शोज अस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. ये हमें क्या बताता है? ये पर्टिकुलर क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस. तो आप कह सकते हो तो ये बीच का डिस्टेंस क्लियर कितना होगा? तो ये डिस्टेंस हमें बताता है ये पर्टिकुलर क्वांटम नंबर. कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n कहते हैं. ठीक है, आपको पता है कि हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था n शेल में, -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था. ओके, तो अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी की बात करें तो वो कितनी आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इधर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे
तो वो क्या आएगी माइनस, ओके 13.6 डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, सॉरी डिवाइड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्लियर, 2 का स्क्वायर होगा। डन। ओके तो ऐसे हमने देखा था। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो फर्स्ट शेल जो है उसकी एनर्जी कम है, उससे इधर जाएंगे सेकेंड शेल में तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर थर्ड शेल में एनर्जी उससे भी ज़्यादा है, एंड फोर्थ शेल में एनर्जी सबसे ज़्यादा है। वो कैसे पता करेंगे कि भाई ये फर्स्ट, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अट्रैक्शन क्या होता जाता है, अट्रैक्शन कम होता जाता है। इट मीन्स उनकी स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ड्यू टू दैट एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जितना ऑपोजिट चार्ज है दोनों, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट जैसे जैसे हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, ऐसे ऐसे अट्रैक्शन कम होता है तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड हमेशा याद रखना कि स्टेबिलिटी एंड एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम होगी। तो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन लाई करता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू सेकेंड, कंपेयर टू थर्ड एंड कंपेयर टू फोर्थ। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिलती थी। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐसा बताया गया कि एन शेल के अंदर एन स्क्वायर जितनी ऑर्बिटल्स होती है। कितनी ऑर्बिटल्स होती है, तो ऑर्बिटल के बारे में भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि एन शेल के अंदर एन स्क्वायर जितनी ऑर्बिटल होती है। तो हमें पता है कि एन इज इक्वल टू 1, जिसको के शेल कहते हैं। तो के शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होगी, एन स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो उसके अंदर 1 ऑर्बिटल होगी। क्लियर। एन इज इक्वल टू 2, सेकेंड शेल को एल शेल कहते हैं। ओके तो उसकी बात करें तो 2 का स्क्वायर, तो 4 ऑर्बिटल्स उसके अंदर होगी बच्चों। कितनी होगी, 4 ऑर्बिटल्स। एन इज इक्वल टू 3, तो उसके अंदर 9 ऑर्बिटल्स होगी। एन इज इक्वल, इज इट क्लियर? ओके समझ में आ गया। तो वो 9 ऑर्बिटल्स होगी, उसके अंदर 4, तो 64। क्लियर। ओके उतनी ऑर्बिटल्स इसके अंदर होगी। अंडरस्टूड। एन स्क्वायर जितनी ऑर्बिटल्स होती है एन शेल में, तो के शेल में एक ऑर्बिटल, 4, 9। क्लियर, ऐसे ऑर्बिटल्स होती है। अंडरस्टूड। एंड एन शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो भी उन्होंने बता दिया। ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर जितने होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 2n स्क्वायर जितने। इट मीन्स मान लो n इज इक्वल टू फर्स्ट शेल है। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2n स्क्वायर जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। अभी ऐसा पूछो m शेल के अंदर, तो ये KLMN है। m मीन्स n इज इक्वल टू 3, तो उसके अंदर 2n स्क्वायर, तो फिर कितना आएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 18। चलिए उसको और स्लाइड में समझते हैं। n इज इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n इज इक्वल टू 2, उसमें 2n स्क्वायर देखे तो इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन आए, इधर कितने आएंगे, 2 का स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8। n इज इक्वल टू 3, इधर भी 2n स्क्वायर, तो क्या आएगा 18। n इज इक्वल टू 4, 2n स्क्वायर, तो क्या आएगा, ओके इधर मैंने गलती से 64 लिख दिया, इधर क्या आएगा 16। क्लियर। ओके तो इधर कह सकते हो आप 32 आएगा। इट मीन्स ये आपके लोअर स्टैंडर्ड में बच्चों आपको रटाया गया था। आपको याद आया, 2, 8, 18, 32 ऑक्टेट बताया गया था। क्लियर। तो वो पर्टिकुलर शेल मीन्स फर्स्ट शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 2, एल शेल में कितने होते हैं, आ सकते हैं 8। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों, अभी क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो पहला तो उन्होंने क्या बताया, डिस्टेंस बताया, किसके बीच का, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बता दिया उन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया कि भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, उन्होंने क्या बताया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो घूमता है उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होगा। क्लियर, ऐसे। ओके मैक्सिमम नंबर भी n
ऑर्बिट के अंदर, n शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती है? n स्क्वायर ऑर्बिटल्स होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2n स्क्वायर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा बता दिया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी पर्टिकुलरली हमको किसने दी? बोर ने दी। क्लियर? एंड ये इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर। इट इज नोन एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इट इज नोन एज व्हाट? azimuthal quantum number. It is also known as a angular momentum quantum number, or it is also known as a angular quantum number, or another name is what? Subsidiary quantum number. It is also known as what? Subsidiary quantum number. Clear? उसको L सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से सिंबल से? L सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वांटम नंबर, पर्टिकुलर क्वांटम नंबर, was given by the scientist Sommerfeld. Was given by the scientist Sommerfeld. Clear? And it is denoted by small l sign. Okay. तो अभी बहुत ही ध्यान से समझना कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू ऐसे घूमता है। क्लियर? न्यूक्लियस के आजू बाजू ऐसे घूमता है। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हम देखने जाएंगे तो ये पर्टिकुलर ये होगा रीजियन के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये कैसा ये रीजियन बना? तो ये आप कह सकते हो स्फेरिकल रीजियन बना। अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन में हमने देखा, अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन में हमने देखा तो उसमें ऐसा पाया गया, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है, पर्टिकुलर इतने ही रीजन में घूमता है। तो ये कैसा शेप रखता है आपको? डम्बेल शेप। तो इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो डम्बेल शेप में घूम रहा था, ऐसे 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 ऐसे, स्फेरिकल नहीं। इधर आप देख सकते हो स्फेरिकल घूम रहा था, अभी इधर घूम रहा था, फिर इधर इधर ऐसे ऐसे घूम रहा था न्यूक्लियस के आजू बाजू, तो डम्बेल शेप में घूम रहा था। अभी हमने देखा तो इलेक्ट्रॉन तो कैसे भी घूम सकते हैं। ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहा था। इट मीन्स ये पर्टिकुलर रीजन घूम रहा था, मीन्स क्या बोलना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। तो इसे हम डबल डम्बेल शेप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डबल डम्बेल शेप कहते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर ये रीजन में ही इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आई। ओके, और दूसरा हमने देखा, दूसरा देखा तो उसमें ऐसा शेप आया उसका। तो यहाँ ये पूरे रीजन में, ये पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? ज़्यादा थी। ओके, तो ये आप कह सकते हो फ्लावर पेटल शेप। क्लियर? इट मीन डिस्टोर्टेड शेप आप कह सकते हो। तो अभी क्या मिला, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप समझ जाओगे कि ये न्यूक्लियस था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस के आजू बाजू, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। इट मीन्स वो क्या बना रहा है? स्फेरिकल। एक ऐसे ऐसे घूम रहा था, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर ये रीजन में ही है। इधर भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर ये रीजन में ही आया। ओके, तो ये इट मीन्स ये सारी चीज़ें हमें अभी हमको पता चल गया कि अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो जैसे हमने ऑर्बिट देखा तो ऑर्बिट पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है, फर्स्ट शेल के अंदर है। इट मीन्स हमें पता चल गया कि भाई हमारा फ्लैट में हम सेकेंड फ्लोर पे रह रहे हैं। अभी सेकेंड फ्लोर पे तो रह रहे हैं, बट सेकेंड फ्लोर पे कहाँ रह रहे हैं? ठीक है, तो वो हमें पता करना है। तो वो हमें पता किससे चलेगा? और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर से पता चलेगा। ओके, तो ये हमें किसने दिया? समरफील्ड ने दिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है पर्टिकुलरली। ठीक है, आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट मीन्स ऑर्बिट के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, ओके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कौन? ये L पर्टिकुलर क्वांटम नंबर विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल्स। ओके, ये पर्टिकुलर सब शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताता है। ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? डन? ओके, अभी उसकी वैल्यू L की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन n.
सो L इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. बहुत ध्यान से समझ लेना, L इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. ओके, क्लियर. अभी चलो फिर से समझते हैं इसको. ठीक है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा था. अभी L हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है? सब शेल के बारे में, ऑर्बिटल. भाई शेल के अंदर भी सब शेल होता है, 3 डायमेंशनल है. शेल के अंदर भी एक सब शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है. क्लियर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. तो ये पर्टिकुलर स्फेरिकल जैसा आया तो उसके लिए उन्होंने L की वैल्यू 0 बताई कि भाई L की वैल्यू 0 होती है तो फिर वो ऐसे ऐसे घूमता है. इसके लिए L की वैल्यू 1 आई तो भाई वो ऐसे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ये फैक्टर में ज़्यादा हो तो L की वैल्यू 1 होती है, एंड प्रोबेबिलिटी इस ऐसे एरिया में ज़्यादा हो तो L की वैल्यू 2 होती है. इट मीन्स उन्होंने क्या बताया कि अगर L की वैल्यू 0 है तो S ऑर्बिटल होती है. उसका नाम क्या दिया? S ऑर्बिटल और S सबशेल. अगर L की वैल्यू 1 होगी तो P होगा, L की वैल्यू 2 है तो D होगा, एंड L की वैल्यू 3 है तो F होगा. इट मीन्स क्या? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है तो उसके लिए L का वैल्यू आएगा 1, एंड उसको हम कहेंगे P ऑर्बिटल. अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे स्फेरिकल में घूम रहा है तो उसके लिए L का वैल्यू 0 आएगा, एंड उसको हम डिनोट करते हैं S ऑर्बिटल से. ऐसे घूम रहा है तो उसको D ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इधर L इज इक्वल टू 3 होगा, उसे F ऑर्बिटल कहते हैं. ठीक है, समझ में आया. तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन, अभी जैसे शेल तो हमें पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा. अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कैसे घूम रहा है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसके लिए L इज इक्वल टू 0 आएगा. इट मीन्स उसको हम S ऑर्बिटल कहेंगे. ऐसे ऐसे घूम रहा है तो P कहेंगे. इज इट क्लियर बच्चों? ओके, समझ में आ गया. तो L0 को S ऑर्बिटल, 1 को P ऑर्बिटल, 2 को D ऑर्बिटल, 3 को F ऑर्बिटल कहते हैं. अभी L की वैल्यू डिपेंड्स ऑन n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है. तो L की वैल्यू कहाँ से कितने के बीच में होती है? 0 टू n माइनस 1 के बीच में होती है. अगर मान लेते हैं हम बात करते हैं फर्स्ट शेल की. बहुत ध्यान से समझ लेना. फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल मीन्स n इज इक्वल टू 1 हुआ, उसे K शेल कहते हैं. ओके, तो उसके अंदर L की जो वैल्यू है, तो अभी देखो n की वैल्यू 1 है. हमें देखना है कि भी फर्स्ट शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स आ सकती है. फर्स्ट शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स आ सकती है वो देखना है हमें. तो 0 टू n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू है 0 टू n माइनस 1. तो 0 फर्स्ट शेल के लिए n 1 होता है, 1 माइनस 1 0. तो उसके लिए L का वैल्यू क्या मिला हमें बच्चों? 0 मिला. तो L का वैल्यू 0 मीन्स कौन सी ऑर्बिटल है? एक ही ऑर्बिटल आएगी, एंड वो S ऑर्बिटल होगी. कौन सी ऑर्बिटल होगी? S सबशेल प्रेजेंट है फर्स्ट शेल के अंदर, एक ही प्रेजेंट है. जैसे देखा था ना, n शेल के अंदर n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं. तो ये प्रूव हो गया कि फर्स्ट शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगी, एंड उसका क्या होगा? L 0 होगा. L इज इक्वल टू 0, तो S ऑर्बिटल होगी. तो इसे मैं कह सकता हूँ 1s. इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? 1s. फर्स्ट क्या है? हम मेरा शेल है, S क्या है? ऑर्बिटल है. ओके, ऐसे ही सेकेंड के बारे में देखते हैं. अगर n इज इक्वल टू 2 आया तो L शेल के बारे में देखते हैं कि L शेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, कौन सी है. ठीक है, तो भाई L की वैल्यू 0 टू n माइनस 1 के बीच में होती है. तो 0 टू 2 माइनस 1, तो 0 टू 1. इट मीन्स क्या क्या बनेगी? 2 वैल्यू मिली, 0 भी मिली एंड 1 भी मिली. तो L 0 के कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं? S, एंड 1 को कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं? P. तो L शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल होगी, S भी होगी एंड P भी होगी. तो इसके आगे 2 लगेगा तो इसको क्या कहेंगे? 2s कहेंगे, एंड इसको 2p कहेंगे. इट मीन्स L शेल के अंदर देखा गया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रीजियन में घूमता दिखा एंड ऐसे रीजियन में घूमता दिखा, इसलिए उसके अंदर 2 ऑर्बिटल है. क्लियर? ओके, समझ में आ गया. तो भाई ये आ गया भाई n इज इक्वल टू 2, तो उसके अंदर 2s एंड 2p. n इज इक्वल टू 3 है. ओके, m शेल, तो उसके लिए L इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. तो 0 टू 3 माइनस 1, तो 0 टू 2. इट मीन्स 3 वैल्यू मिलेगी, 0 1 एंड 2. तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल सब शेल प्रेजेंट है? सब शेल. ओके, सब शेल की बात कर रहा हूँ. अभी आप इसको ऑर्बिटल मत बोलना, आप उसको सब शेल ही बोलो. तो K शेल के अंदर S सब शेल होता है. ठीक है,
ओके, अंडरस्टूड। एंड इसके अंदर क्या होगा, एस भी होगा, पी भी होगा एंड डी भी होगा। इसे 3s कह सकते हैं, 3p कह सकते हैं, 3d कह सकते हैं। अभी n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू 0 टू n माइनस 1 मिलेगा, तो 0 टू 4 माइनस 1 तो 0 टू 3 मिलेगा, तो 0 1 2 एंड 3। तो क्या क्या मिलेगा, ये s, ये p, ये d एंड f। तो 4s 4p 4d 4f। इट मीन्स ये पर्टिकुलर क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या अब तक क्या क्या पता चला। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये हमारा सेकंड शेल है, ये हमारा थर्ड शेल है एंड ये हमारा पर्टिकुलरली फोर्थ शेल है। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 1, तो उसमें एक ही ऑर्बिटल आती है 1s। अभी n इज इक्वल टू 2 में दो सब शेल होते हैं, 2s होता है 2p होता है। n इज इक्वल टू 3 में 3s 3p एंड 3d होता है। n इज इक्वल टू 4 के अंदर क्या होता है, 4s 4p 4d एंड 4f होता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आप उसे समझ रहे हो, इट मीन्स मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। क्लियर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स इन्वेंशन किया है बट फिर भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये हमें सबशेल्स के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई सबशेल की एनर्जी, जैसे S, P, D एंड F, उसमें F की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर D की एनर्जी, फिर P की एनर्जी, फिर S की एनर्जी। ऐसा उन्होंने बताया। किसने, समरफेल्ड ने। ये इस एंगुलर क्वांटम नंबर से पता चला कि S की एनर्जी वो सेम शेल वाला, अगर 4 की बात करें 4s 4p 4d 4f, तो इसमें 4s की एनर्जी कम होगी, फिर 4p की ज़्यादा, 4d की उससे ज़्यादा, 4f की उससे ज़्यादा होगी। क्लियर, ओके, समझ में आ गया, अंडरस्टूड, इज इट क्लियर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन ऐसा निकला कि फर्स्ट शेल कैन हैव ओनली वन सब शेल, सेकेंड शेल हैज 2 subshells and third shell has 3 subshells and fourth shell has 4 subshells. Clear? Understood? Okay. अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि अगर ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो मोमेंटम होगा ही। ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो आप ये फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, h/2 √L × L+1। ओके, इट मीन्स अगर आपको ऐसा फाइंड करना है कि s ऑर्बिटल के अंदर, बच्चों समझना बहुत ध्यान से, s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का s ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या है। चलो, s ऑर्बिटल मीन्स क्या, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है तो s ऑर्बिटल कहते हैं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना। तो हम क्या करेंगे, तो h/2 लिख दिया, ये फॉर्मूला के अंदर l की वैल्यू लिखेंगे, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए क्या आती है, 0, तो 0 × 0 + 1, तो उसके लिए कितना होगा बच्चों। क्लियर, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। p ऑर्बिटल के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इधर l आपको क्या रखना होगा, 1। d ऑर्बिटल के लिए कितना होगा, तो l की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2, एंड f ऑर्बिटल के लिए कितना होगा, तो l की वैल्यू आप रखोगे 3 बच्चों। ठीक है, क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम भी पता चलता है। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल कौन से फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, 2 × 2l+1। अगर ऐसा पता करना है s सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 × 2l+1 कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, तो 2 × 0 + 1, तो आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन s सब शेल। अगर आपको ऐसा पूछा गया p सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो 2 × 2l+1 से आप बता सकते हो 2 × 1+1, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट। समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही ईजी है। तो चलिए आइए उसका भी एक बार प्रॉपर कंक्लूजन क्या निकला वो देख लेते हैं। तो ये l के बारे में इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए दोनों के बारे में देख लेते हैं। n के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन, n हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो वो डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसका डिस्टेंस बच्चों, आप आराम से कह सकते हो किसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन देता है।
ठीक है। फिर वो हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लेना। फिर वो हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड KLMN, क्लियर। फिर उसने ये बताया कि n शेल में n स्क्वायर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होती है, एंड 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके अंदर, ओके। फिर हमें L क्वांटम नंबर किसने दिया, सोमरफेल्ड ने दिया। वो उसने हमें क्या बताया, तो उसने हमें सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। किसके बारे में, सब शेल, इट मीन्स आप कह सकते हो सब लेवल, ओके, विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, ओके। जैसे फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे इलेक्ट्रॉन है वो पता चल गया, अभी सेकेंड फ्लोर पे भी कौन से ब्लॉक में है, तो ये हमें इससे पता चलेगा L क्वांटम नंबर से। इज इट क्लियर, ओके। ये हमें SPDF दे के गया कि भाई L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल, 1 है तो P सब शेल, 2 है तो D एंड 3 है तो F सब शेल। उसमें भी SPDF के बीच का एनर्जी दिया कि भाई S का सबसे कम, P का ज़्यादा। फिर उसने बताया कि भाई कोई भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो कैसे, कौन से फॉर्मूला से करोगे, 2 × 2l+1 से आप इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, क्लियर। एंड उससे ये भी बताया कि उसकी वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू क्या थी, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर था, क्लियर। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, n तो 0 to n-1 होती है उसकी वैल्यूज़, क्लियर। दोनों को कंपेयर कर लिया हमने, अंडरस्टूड। ये हमें बताता है एक सेल में कितने सब शेल होगा, तो हमें बताया कि अभी फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, 2 में 2 सब शेल है, 3 में कितने सब शेल है, ओके, 3 सब शेल है, जैसे इधर 1s, इधर 2s 2p, इधर 3s 3p 3d। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अब तक गेन किया, क्लियर। आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज आवर थर्ड क्वांटम नंबर, विच इंफॉर्मेशन इट इज गिविंग अस। तो इट इज नोन एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली बच्चों, बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, इसलिए 10-15 मिनट का वीडियो नहीं है, बहुत लंबा वीडियो है, बहुत ध्यान से देखेंगे। M या तो उसको ML से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट लिंडे, क्लियर, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल m, ओके। इट गिव्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन। माय डियर स्टूडेंट, मैं समझाता हूँ, वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ओरिएंटेशन। तो अभी जैसे हमने आगे समझा था कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा था न्यूक्लियस के आजू बाजू, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा था, क्लियर, हमने देखा ऐसे ऐसे घूम रहा था। एक तीसरा इलेक्ट्रॉन था, वो ऐसे ऐसे, उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, ओके। इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, वो ऐसे घूम रहा था। अभी इसमें क्या है, अभी हम बात करें यहाँ पे कि ये हमारा क्या ले लिया हमने, एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, एंड ये पर्टिकुलरली हमने, सॉरी, ओके, ये जो है वो पर्टिकुलरली हमने क्या ले लिया, इसे हमने जेड एक्सिस ले लिया बच्चों। अभी समझना, अभी हमारा न्यूक्लियस इधर सेंटर में है, क्लियर। अभी हमने देखा कि भाई जैसे आपने तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे घूमता है, बट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमा अलोंग द जेड एक्सिस, क्लियर, ओके। फिर दूसरा हमने देखा कोई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली ऐसे ऐसे घूम रहा था, इट मीन्स अलोंग द वाई एक्सिस, क्लियर, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे ऐसे घूम रहा था। इज इट क्लियर, ओके। तो ये हमें क्या बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है आजू बाजू न्यूक्लियस के, बट कौन सा उसका ओरिएंटेशन क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, वो कहाँ पे घूम रहा है। तो आप देख सकते हो, तो इधर जेड एक्सिस में, तो इसको तो पी ऑर्बिटल बोला था, बट इसका ओरिएंटेशन क्या है, जेड एक्सिस, तो इसे क्या कह सकते हैं, पी जेड कह सकते हैं। ये वाई एक्सिस में घूम रहा है, ये पी ऑर्बिटल है, तो ये वाई। अभी एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, क्लियर। तो इट मीन्स उसका तो कोई एक्स वाई जेड में कोई में कुछ नहीं है, इट मीन्स उसका ओरिएंटेशन कुछ नहीं है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ज़ीरो। तो इधर कितने, ये पी ऑर्बिटल में कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं, आप ही मुझे कह सकते हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उसे पी एक्स कहेंगे। इट मीन्स इसमें पी में 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो ये ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें साइंटिस्ट लिंडे ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू दिया।
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है कि ऑर्बिटल का सबशेल का ओरिएंटेशन कैसा है। इट मीन्स पहले 5 फ्लोर थे, उसमें से हमने पता लगाया कि भाई सेकेंड फ्लोर पे है, सेकेंड फ्लोर पे भी ब्लॉक थे A B C D, उसमें अभी ये हमने ऑलरेडी पता लगा दिया कि A ब्लॉक में है, B ब्लॉक में, C या D में। अभी A ब्लॉक में भी 3-4 कमरे हैं, तो उसमें से कहाँ पे है, उसमें कहाँ पे है, तो वो इससे पता चलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं। तो M हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। क्लियर? सबशेल कोई ऑर्बिटल में बोल रहा हूँ अभी। ओके, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो L के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसकी वैल्यू -L से 0 to +L के बीच में होती है। M की वैल्यू कैसी होती है? -L से 0 से +L के बीच में होती है। तो अभी बहुत ही ध्यान से समझ लेना, L = 0 है किसके लिए? S ऑर्बिटल के लिए और S सब शेल के लिए। क्लियर? तो हमें देखना है कि भाई S ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, तो उसके लिए M की वैल्यू कितनी होगी? तो देख लो, तो M की वैल्यू -L से +L के बीच में होती है, तो -0 तो होता ही नहीं है, तो 0 से +0, इट मीन्स M की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली। इट मीन्स कोई भी ओरिएंटेशन उसका पॉसिबल नहीं है। अगर L = 1 की बात करें तो वो होता है P ऑर्बिटल, जिसे P सब शेल कहते हैं। ओके, तो उसमें 1 है L की वैल्यू, तो M की वैल्यू -1 से 0 एंड से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो -1, 0 एंड +1 बराबर, तो उसके बीच में कोई भी, इट मीन्स इसकी कितनी वैल्यू मिली? P ऑर्बिटल की कितने ओरिएंटेशन मिले? 3। एक कौन सा मिला? -1, एक 0, एक +1, तो M की 3 वैल्यूज मिल रही है P ऑर्बिटल के लिए। ओके, तो जैसे हमने देखा था ना इधर कि भाई 3 एक्सिस, ये क्या हो गया? PZ हो गया, ये PY हो गया, एंड ये पर्टिकुलरली क्या हो गया? PX हो गया। तो आप सिंपल कह सकते हो कि भाई P ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, PX, PY एंड PZ। तो इसकी M की वैल्यू क्या है? M की वैल्यू PX के लिए -1, इसके लिए 0 एंड इसके लिए +1। ठीक है, इट मीन्स इससे पता चलता है कि P ऑर्बिटल की कितने ओरिएंटेशंस होते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं L = 2 के लिए, तो L = 2 पे होता है D ऑर्बिटल। ओके, तो D ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, आइए देखते हैं। तो अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2 के बीच में होगी। +2 जितनी वैल्यूज होगी, इट मीन्स -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो कितने ओरिएंटेशंस मिले बच्चों? हमें 5 ओरिएंटेशन मिले। किसके? L = 2, तो D ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन होते हैं? 5। ओके, ऑलवेज रिमेंबर 5 ओरिएंटेशन होते हैं, -2, -1, 0, +1, +2। शेप ऑफ ऑर्बिटल में समझाऊंगा ये लेक्चर के बाद, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये भी कंसेप्ट। अभी आपको ओरिएंटेशन समझना है, कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, how many orientations are possible, that only we have to understand in this particular session. So you can say that here the L value is 2, so for D orbital how many possible orientations are there? So you can simply say that 5 orientations are possible. Same goes for the F orbital. For the F orbital you know that L = 3. It is that simple. So now the M value will be from -3 to +3, -3, -2, -1, 0, +1 and +2. Clear? So how many orientations are possible? The 7 orientations are possible. So this particular information will be given to us by the most important quantum number, that is known as the magnetic quantum number. Clear? So this is the information, and this particular quantum number, my dear student, explains us the splitting of spectral lines. It means it proves the Zeeman effect that we have already discussed in the limitation, understood in the boards. Clear that he is not able to explain the Zeeman effect and Stark effect, but this particular quantum number explain us about the Zeeman effect, how that we do not have to study in this session. Okay, and just we have to accept this, because these are all critical situations are there, so that's why we have to understand this. Clear? Understood? So now let's make a list. If L = 0, M value is 0. If L value is 1, for that we are getting how many M value? 3, -1, 0, +1. If L value is 2, we are getting 5 M values like -2, -1, 0, +1 and +2. L = 3,
So how many possible m values we are getting? -3, -2, -1, 0, +1 and +2. So have you noticed one thing? Clear? कि for a given value of L, total number of m is equal to what? 12 plus 1. So how many total number? It means here how many m value we are getting? 1. Here how many m orientations we are getting? M value 3. How many m values here we are getting? 5, and here we are getting 7. So you can form the formula here that m is equal to 12 plus 1. Let's put the 0 here. So here it means 1. It means you are getting this one. Total number of m values. So 12 plus 1. So here if we are putting for p orbital 1, so we will get here what? 3. So here we are getting 3. So this is the important formula you have to remember. Students are always making mistake in this. Please keep this in your mind. This is not the value of m. This is not the value of m. These values indicates that total number of orientation that subshell have. वो सबशेल का कितना वैल्यू होगा वो नहीं बताता. वो तो m का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? -l से +l के बीच पे डिपेंड करता है. ठीक है, क्लियर? ये तो हमें कितने ओरिएंटेशन मिलेंगे पर्टिकुलर सबशेल के लिए ये डायरेक्टली बताता है. तो इसको कंफ्यूज मत कर देना. कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि m इज इक्वल टू 12 + 1, बट दिस इज रॉन्ग. Actually m value depends on L and it depends on -L to +L. Clear? Always keep this in your mind. Always keep this in your mind. Is it clear? Okay, understood? So this was all about the magnetic quantum number. So let us do the revision again. N, L, M का रिवीजन देख लेते हैं. तो n हमें किसके बारे में? एक तो डिस्टेंस बताता है. क्यों बार बार कर रहा हूँ? क्योंकि आपको भी याद रहे इसलिए. एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है, एक डिस्टेंस बताता है, फिर हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, ओके. n 1 2 3 4 तो क्या बनेगा? k l m n बनेगा. n² जितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2n² जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. पावरफुल हो गया अभी आपका. ये किसने दिया था? बोर दिया था, बोर साइंटिस्ट ने. अभी ये किसने दिया? समरफील्ड साइंटिस्ट ने दिया. L उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर. It gives us information about the subshells. It means in shell there are subshells. Clear? We have to locate the particular location of the electron. As we are owning our GPS, you know that first of all it will come from the India, then Gujarat, and like that. Clear? Okay, it will give us the information about the subshell. Also L is equal to 0, so S subshell 1, 2, 2D and 3 F subshell. Also it gives us the energy between the subshells S, P, D and F. The energy of F subshell is maximum. Clear? How many electrons can accommodate in particular subshell? So you can find out by this particular formula. Clear? Now then another scientist came, that is Linde, and which information it gives us? It gives us the orientation of subshells. Okay, its value depends on, sorry I forgot here that its value depends on n, so 0 to n minus 1. Here its value depends on L, from -L to +L. For possible subshell, how many total values of n should be obtained? It will be 12 plus 1. It will be 12 plus 1, and this particular thing gives us information about the orientation. Is it clear? Okay student, now the next and the last quantum number is known as the spin quantum number. So this particular quantum number, अभी मैं समझाता हूँ. अभी तक हमने क्या देखा? अभी बहुत ही ध्यान से समझ लेना. हमने क्या देखा कि भाई मैं हूँ, जैसे मैं एक फ्लैट में रह रहा हूँ, तो मेरे फ्लैट में कितने फ्लोर है? 5 फ्लोर है. तो वो हमें फ्लोर, कौन से फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ वो कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा. फिर फ्लोर पे कौन से ब्लॉक में रह रहा हूँ वो कौन बताएगा? वो हमें कौन बताएगा? तो भाई वो हमें L बताएगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. फिर चलो वो ब्लॉक, अभी B ब्लॉक में मैं रहता हूँ, तो B ब्लॉक में पर्टिकुलरली, ओके, B ब्लॉक में 4 कमरे हैं. तो 4 कमरे में से मैं पर्टिकुलरली कौन से कमरे में रहता हूँ वो मुझे कौन बताएगा? M बताएगा. एंड कमरे में मैं कहाँ हूँ उसकी परफेक्ट पोजीशन एंड वो सब वो हमें क्या बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा.
ठीक है, ओके वो हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। एक्चुअली क्या होता है कि इट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट गोल्डस्मिथ, it was proposed by the scientists Goldsmith and Uhlenbeck, and they denoted this as a symbol of small s, as a spin quantum number. स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती है बच्चों, एक होता है +1/2 एंड एक होता है -1/2। ये कैसे कैसे डिनोट करते हैं, तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने खुद के, हमेशा याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन की खुद की एक्सिस होती है, उसके अराउंड अपना इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए s की वैल्यू होती है +1/2, एंड अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अपनी एक्सिस पे तो उसे क्या कहते हैं, उसकी s की वैल्यू होगी -1/2। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, ये हमें क्या बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है अपनी एक्सिस पे। तो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -1/2। अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई भी चीज हमने देखा था, कोई भी फिजिक्स में पढ़ा है हमने, कोई भी चीज अगर घूमती है तो उसका मोमेंटम होता है, उसका क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो पर्टिकुलरली स्पिन, हमेशा याद रखना दैट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, तो उसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो उसके फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, दैट h/2π इज इक्वल टू √s × s+1। क्लियर, ओके, s × s+1, ये इनटू है, ओके, s × s+1। इससे आप पता कर सकते हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, अगर +1/2 है तो इधर आप लिखोगे +1/2। ओके, तो ये क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर। अंडरस्टूड? द स्पिन क्वांटम नंबर पर्टिकुलरली हमें ये बताता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अपने एक्सिस पे कैसे घूमता है। तो अभी कोई भी ऑर्बिटल हो, कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हमें बताना हो, तो अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ 4 2 0, तो उसका मीनिंग क्या, ये n हुआ, ये l हुआ, ये m हुआ, तो n का वैल्यू 4, इट मीन्स वो फोर्थ शेल के अंदर है। अभी फोर्थ शेल के अंदर हमने देखा था कि भाई l का वैल्यू क्या है, तो 2 है, l का वैल्यू 2 हो तो d आएगा, तो 4d पर्टिकुलर कहाँ पे है, 4d, एंड m का वैल्यू क्या है, अभी d है, l का 2 है, तो -2 -1 0 +1 एंड +2, 5 वैल्यू मिल सकती है m की, तो ये ओरिएंटेशन क्या है, 0, तो इट मीन्स 4d 0। क्लियर, m का वैल्यू 0। तो पर्टिकुलर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। इज इट क्लियर बच्चों? आइए इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। अगर आपको n का वैल्यू दिया है 3 एंड l का वैल्यू 0 दिया है, तो कौन सा सबशेल बनेगा, तो आप उसे कैसे डिनोट करोगे, तो 3 एंड l 0, तो s, तो उसे 3s कहेंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 0 1 2 3, तो s p d एंड f। क्लियर? अगर n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 1, तो उसे कैसे कहेंगे, ओके, n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 1, तो क्या कहेंगे, तो 4p कहेंगे। ओके, अगर आपको ऐसा पूछा गया n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 2, तो वो कौन सा सबशेल बनेगा, कौन सा ऑर्बिटल बनेगा अपना, 5d। क्लियर, 5 एंड d। इज इट क्लियर? ओके, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर। आपको ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फोर्थ ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स होती है, तो फोर्थ ऑर्बिट में n² जितनी। ओके, तो कह सकते हो आप सिंपल। ओके, अंडरस्टूड? आराम से कह सकते हो थर्ड ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स होती है। क्लियर? ओके, तो थर्ड ऑर्बिट में 9 ऑर्बिटल्स होती है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ध्यान से समझ लेना बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत ध्यान से समझ लेना कि p ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ऑर्बिटल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1 से मेजर किया जाता था। l इज इक्वल टू 1 है, तो 2 × 2 × 1+1। क्लियर? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से समझ लेना इसको, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। तो अभी तक हमने क्या देखा उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम उसके ऊपर से थोड़े बहुत MCQs देखते हैं। ठीक है, ओके,
मान लो ये मैंने शेल बना दिया, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अभी हमें पता चल गया कि शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल। तो इसमें तो एक ही सब शेल होता है 1s, इसमें 2s होता है, 2p होता है, दो सब शेल होते हैं। इसमें 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p 3d। इसमें 4 सब शेल होते हैं, 4s 4p 4d एंड 4f एंड ऑन चलता रहता है। ओके, अभी हमने ये देखा कि भाई s ऑर्बिटल का कोई ओरिएंटेशन नहीं है, तो p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन है, एक px है, एक py है, एक pz है। फिर d ऐसे इसका एक ओरिएंटेशन, इसके 3 ओरिएंटेशन एंड इसके 5 ओरिएंटेशन है। कौन से ये हम पढ़ेंगे, dxy होता है, dyz होता है, dzx होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, dz स्क्वायर होता है। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, क्लियर। तो ये इसके 5 ओरिएंटेशन ऐसे होते हैं। f में 7 ओरिएंटेशन होते हैं, d में 5 ओरिएंटेशन, p में कितने ओरिएंटेशन होते हैं 3 एंड इसमें कितने ओरिएंटेशन होते हैं 0। तो आप अभी सबको काउंट करो। देखो अभी ऐसा पूछा गया है कि भाई एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। अभी मान लो मैं आपको ऐसा पूछूं, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट मीन्स ये पर्टिकुलर वाला अपना आ गया शेल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने बोल दिया कि भाई 2n स्क्वायर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इट मीन्स आप कह सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, तो आपको पता है एस ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2l प्लस 1, तो l0, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। इट मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p l इज इक्वल टू 1 अभी देखा 6, तो 6 प्लस 2 इट मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं ऐसे बताऊं px py pz को, तो px में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, py में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, pz में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर, ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो अभी पता चला कैसे ये 8 आया। तो भाई 8 क्यों आया, क्योंकि 2s एंड 2p है, तो s में 2 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं। सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है बच्चों, सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए ऐसा हुआ। इज इट क्लियर। आइए इसके दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको ऐसा पूछा है कि चलिए 4p के लिए n और l की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी 4 एंड l की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि 5d उसके लिए क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी 5 एंड l की वैल्यू क्या होगी 2। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि l की वैल्यू 0 1 2 3, तो sp df होता है, ये हमें पता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। n l एंड m उनके बीच में कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन सही है उनकी वैल्यू के हिसाब से। क्लियर, आपको मुझे बताना है। ओके, तो ये हो गया अपना ए ऑप्शन, ये हो गया अपना बी ऑप्शन, ये सी एंड ये डी। इट मीन्स एन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मान लो एन की वैल्यू हमने 1 लिया है। ओके, बहुत ध्यान से समझ लेना। तो एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो इधर 1 माइनस 1 रखेंगे, तो ये क्या मिल रहा है 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 टू n माइनस 1। तो 0 टू 1 इट मीन्स 0 एंड 1, उसकी दो ही वैल्यू होगी 0 एंड 1। इट मीन्स n की वैल्यू हमने क्या लिया 2 लिया, तो l की वैल्यू 0 1 आ रहा है, n की वैल्यू 1 लिया तो l की वैल्यू 0 आ रहा है। इससे कह सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन l, n की वैल्यू l से हमेशा बड़ी होती है, कह सकते हैं। अभी m की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी देखा कि m की वैल्यू माइनस l से लेके प्लस l के बीच में होती है। ओके, अगर l की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो m की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर l की वैल्यू 1 लेते हैं तो m की वैल्यू -1 0 एंड +1 आती है। इट मीन्स दो पॉसिबिलिटी है। चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल। l इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 एंड +2 आती है बच्चों। ठीक है, इट मीन्स क्या कह सकते हैं, अगर l की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम m की वैल्यू क्या मिल सकती है 2, एंड बाकी सब वैल्यू l की वैल्यू से क्या है, कम है। ओके, तो भाई n की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उससे कम l की वैल्यू है, एंड m की वैल्यू या तो
L की जितनी या तो उससे कम होती है, तो ये रिलेशन उनके बीच में सही बैठता है, इसलिए हमारा आंसर ये आया बच्चों। कुछ लोग क्या कर लेते हैं इसमें मिस्टेक, क्या करते हैं, m इज इक्वल टू 2l+1 ले लेते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बताता है, जो गलत है। इसलिए लोग क्या करेंगे कि भाई l की वैल्यू m की वैल्यू तो ज़्यादा ही मिलेगी l से, ओके, तो फिर ये ऑप्शन जो है ये या तो फिर ये सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, तरीका ही गलत है, तो समझ लेना ऐसे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। आपको पर्टिकुलर बच्चों ऐसा पूछा गया हो कि 4px के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं 4px के अंदर, तो अभी 4px बोला है, इट मीन्स ओरिएंटेशन के साथ दिया है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखना एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो सकते हैं, ओके, उसे सब ऑर्बिटल बोल दो, सब ऑर्बिटल बोल दो। अभी मैं आपको फिर से समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना। n का वैल्यू 1 है, उसके अंदर l का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 2 है, उसके अंदर l का वैल्यू 0 भी है 1 भी है, n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए l का वैल्यू 0 1 2 है, तो इधर s है, इधर sp है, इधर sp एंड d है, ओके। तो अभी m का वैल्यू l के वैल्यू पे डिपेंड करता है, -l से +l। अगर l का वैल्यू 1 है तो m के 3 वैल्यू मिलेंगे, -1 0 +1। तो इसको हम ऐसे मेजर करते हैं कि p ऑर्बिटल जो होता है वो 3 सब ऑर्बिटल में क्लासिफाइड होता है, जैसे px, py, pz, उनका ओरिएंटेशन के हिसाब से 3। तो ये एक जो बॉक्स आया उसे एक ऑर्बिटल कहते हैं। तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कभी भी पूछे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। बट अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर, तो वो तो आपको उससे ही बताना पड़ेगा, 2 × 2l+1 से। तो 2 × इसके लिए क्या होगा 2 + 1, तो इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट अगर आपको स्पेसिफाई करके दिया है 4dxy, इट मीन्स पर्टिकुलर, जैसे डी के 5 ओरिएंटेशन होते हैं, तो हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है, -2 -1 0 +1 +2, तो dxy, तो ये, तो फिर उसके लिए उसके अंदर तो खाली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर एक बात और कहनी थी कि अगर जो स्पिन की बात करिए, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो से, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो उसे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए s की वैल्यू क्या आती है, +1/2 आती है, इसके लिए s की वैल्यू क्या आती है, -1/2 आती है, ठीक है, ओके। अभी एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड आउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फाइंड आउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो। तो l की वैल्यू क्या है 2, d ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू क्या है 2। तो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी आगे हमने पढ़ा बच्चों, क्लियर। तो वो क्या आया हमारा, √L × l+1 × h/2π, क्लियर। तो L क्या बनेगा अपना 2 × 2 + 1 इन ब्रैकेट के बाहर h/2π। तो आप देखोगे √6 h/2π जितना उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, क्लियर, ओके, अंडरस्टूड। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फिर से बता रहा हूं, क्यों बार बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बहुत ध्यान से समझ लेना। n = 1 है, उसमें 1s होता है, 2 में 2s 2p होता है, 3 में 3s 3p 3d होता है, 4 में 4s 4p 4d एंड 4f होता है। अभी आपको क्या करेंगे, आपको 4 क्वांटम नंबर देंगे, जैसे मैं n, l, m और s की वैल्यू रख रहा हूँ, n, l, m और s की वैल्यू रख रहा हूँ। इधर ऑप्शन दे रहा हूँ आपको a b c d, कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे 4 0 1 +1/2, 3 2 1 0, 5 0 0 +1/2, ओके, 6 2 1 -1/2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहले आपको ये बहुत ही एकदम क्लियर से आपको देखना है कि n की वैल्यू 4 है तो आप 4 लिखोगे, l की वैल्यू क्या है 0, इट मीन्स 4s होता है। तो पहले देखना है 4s पॉसिबल है, यस 4s पॉसिबल है, ठीक है। अभी l की वैल्यू 0 है बच्चों, तो m की वैल्यू क्या होगी, अगर l की वैल्यू 0 है
तो हमने देखा था m की वैल्यू माइनस एल के प्लस एल से बीच में होगी। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी, बट इधर तो m की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है। इट मीन्स ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बारे में देखते हैं 3 2, तो 3 एंड 2, तो l की वैल्यू 2 तो उसे d कहते हैं, तो 3d पॉसिबल है दोस्तों, 3d, यस 3d पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -2 से +2 के बीच में हो सकती है, तो +1 हो सकती है उसकी वैल्यू, यस +1 आता है उसके बीच में, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अभी s की वैल्यू 0 दी है, तो या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, खड़ा तो नहीं होगा। इट मीन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है s की वैल्यू। ठीक है, अकेले इलेक्ट्रॉन के लिए, पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अभी n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, तो आया 5s, यस 5s तो पॉसिबल है। अभी l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है, ये भी सही है। अभी देखा l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0 आएगी। s +1/2 कोई भी तरीके से घूम सकता है, या तो +1/2 माइनस, तो ये ऑप्शन सही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में या तो JEE में, कौन सा ऑप्शन सही है। अभी ये देखते हैं, चेक करो अपने आप, थोड़ा टाइम देता हूँ, ये सही है कि नहीं है। तो ये 6, तो ये आप बना 6, l क्या बना 2, तो 6d। ओके, अभी 2 वैल्यू है तो 1 पॉसिबल होगा, यस इसके बीच में होगा तो 1 पॉसिबल होगा, एंड -1/2 भी पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे एक दूसरा, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको, मुझे आइडेंटिफाई करके देना है कौन सा पॉसिबल है एंड कौन सा पॉसिबल नहीं है। ये फर्स्ट ऑप्शन दिया मैंने, ओके। ओके, ये तो अभी इसमें से 3 में से मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो पहले ही बात करते हैं NL, तो N2 है, L2 है, तो 2D। तो बच्चों अभी देखो N2 शेल में तो 2 ही सब शेल हो सकते हैं, एक होता है S और एक होता है P, D तो होता ही नहीं है। तो D तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि 2D तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 2D तो सीधे का सीधा गलत हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत हो गया। अभी बी ऑप्शन की बात करें तो 3 एंड 3, तो ये बनता है अपना 3F। तो अभी इधर देखो, तो 3F, F कहाँ से आता है, 4 से आता है, उसके ऑनवर्ड F रहता है, बट 3 में तो 3 ही होते हैं, S P एंड D, F तो होता नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ये 4D बनेगा, तो 4D होता है, यस 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 4D होता है। अभी बाकी वैल्यूज चेक करो, m -1 होगा, यस l का वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ये तो हो सकता है, +1/2 भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन सही है बच्चों, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको करना होगा, क्लियर। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताने भूल गया मैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये बहुत ही ध्यान से समझ लेना। डीजनरेट ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, द ऑर्बिटल्स, बहुत ही ध्यान से ये टर्म हम यूज करते हैं, ऑर्बिटल्स विच हैव गॉट द सेम एनर्जी, विच हैव गॉट द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ओके, जैसे हमने देखा था ना कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 प्रोबेबिलिटी ये है उसकी, एक उसका भी ओरिएंटेशन ये डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंड उसका ओरिएंटेशन जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्लियर। इट मीन्स ये जो p ऑर्बिटल बताया हमने, जो px बताया, py, pz, ये तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इट मीन्स उसके 3 ओरिएंटेशन होते हैं अलग अलग, जैसे मान लो इसको pz ले ले, इसको px ले ले, इसको py ले ले, तो तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम, उसे डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जैसे d ऑर्बिटल है वो 5 सब ऑर्बिटल में क्लासीफाई होता है, पता है ना, जैसे dxy, ये पढ़ेंगे कैसे आया, dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz², तो ये 5 जो सब ऑर्बिटल्स जो मिला वो सबका एनर्जी सेम है, ये सबको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये सबका एनर्जी, आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो ये सबका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, px, py, pz, के px = py = pz,
क्लियर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड एक्स। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है। क्यों? क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, अंडरस्टूड। ओके, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं बताऊंगा n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इट मीन्स आपको फाइंड करना है 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपको शेल बता दिया है 4 है, उसमें l भी बता दिया है p, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? 2 इंटू 2l प्लस 1 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके क्लियर, तो ये हो गया 4। तो ये बात कर दी हमने 4। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो इट मीन सॉरी, इधर l की वैल्यू 1 आएगी तो इधर 3 नहीं बनेगा, इधर 3 इंटू 2 6 बनेगा। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 4p के अंदर। ओके, अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है एंड m इज इक्वल टू 0 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो अभी क्या हो गया? तो ये तो 2 बन गया, ये p बन गया। अभी p में m इज इक्वल टू 0 ओरिएंटेशन, तो l की वैल्यू 1 है, तो 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, -1 0 प्लस 1 बोला था ना, -1 0 प्लस 1। तो इट मीन्स इसमें m इज इक्वल टू 0 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो इसमें पर्टिकुलरली आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पर्टिकुलर एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 2 है एंड m इज इक्वल टू -1 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है? तो n4 l2 4d, तो 4d कितनी है? 5 सब ऑर्बिटल्स है, उसमें -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, तो ये -1 के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने ये लेक्चर में सब कुछ एकदम डिटेल में जाके आपको सब कुछ समझा दिया है। अभी इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, सारे क्वेश्चंस आ गए एंड सारे टाइप की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर रख दी है। जो कोई भी ये वीडियो देखेगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ गया। एंड अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करिए कि आपको समझ में आ गया है, because this gives us the motivation. And please like the video and share the video. Hope you have understood everything. If you have any doubt, you can comment it. Clear? Okay, so thank you so much my dear student. Okay, so in this next session we will discuss about the shape of the orbitals. ओके, कि कैसे ये स्फेरिकल बना, ये तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्लियर? टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू